गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय लखनऊ। आज हम लोग बीपीएससी 135 के अंतर्गत इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी कार्यप्रणाली और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत दो भाग को कवर करेंगे, जो कि इकाई 13 और इकाई 14 के रूप में वर्णित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कौन सी परिस्थितियां थी उसको देखेंगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ किन उद्देश्यों को लेकर इस संगठन को बनाया गया था इसको देखेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी कार्यप्रणाली में किस प्रकार के सिद्धांतों को फॉलो करता है उसको देखेंगे। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं और उन अंगों क्या काम करते हैं और उन अंगों के समक्ष वर्तमान में क्या चुनौतियां उपस्थित हैं इसको देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वास्तविक व्यवहार कैसा है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रासंगिकता है और वो किन किन चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय क्या परिस्थिति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम सिद्धांत की बात करें कि किस सिद्धांत को फॉलो करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो उसमें हम आदर्शवाद और यथार्थवादी सिद्धांत के बीच जो डिबेट चला था उसको हम देख सकते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध एक नियम है और शांति अपवाद स्वरूप ही आती है, जबकि इसके काउंटर में आदर्शवादी सिद्धांत यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति एक नियम है, जबकि युद्ध अपवाद स्वरूप दो शांति काल के बीच में ही उपस्थित होता है। और आदर्शवादी सिद्धांत उन कारणों की भी परीक्षा करता है कि किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देश युद्ध के बीच में चले जाते हैं। उन कारणों की बात करने में वो बताता है सिद्धांत कि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो लोकतांत्रिक देशों के बीच में झगड़ा नहीं होता है। जो झगड़े होते हैं उसमें एक तरफ लोकतांत्रिक देश होते हैं तो दूसरी तरफ गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं। इसके साथ आदर्शवादी सिद्धांत यह मानता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध को समाप्त करना है तो एक विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रकार से विस्तार करना होगा, और जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहां पे भी लोकतंत्र लाने का प्रयास करना होगा। इसके साथ केनेथ वाल्ड जो नौ यथार्थवादी विचारक थे, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध किन परिस्थितियों में होते हैं और क्या कारण होते हैं उसकी व्याख्या करते समय ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था नहीं है, संगठन नहीं है जो कि विश्व के सभी देशों को रेगुलेट कर पाए। तो इन परिस्थितियों में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 से 1945 तक चल ही रहा था, तो ऐसी भयावह परिस्थितियों में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। एक तरफ हम देखते हैं कि वहां जर्मनी, इटली और जापान की सम्मिलित शक्ति का सामना ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्तियां उसमें लगी हुई थी। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि धुरी राष्ट्रों की बढ़ी हुई शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानवाधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही थी। इस युद्ध में यदि धुरी राष्ट्रों की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व पर उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ता। स्वाधीनता और प्रजातंत्र के ऊंचे आदर्शों को भारी आघात पहुंचता। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में आयोजित पेरिस शांति सम्मेलन में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य एक प्रकार से शांति स्थापना करना और जो संधियां थी उनको एक प्रकार से न्यायपूर्ण तरीके से लागू करना था। लेकिन उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होते ही संगठन अप्रासंगिक हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को जाता है। ऐसे समय में संयुक्त संघ की स्थापना की गई
और उससे ये उम्मीद की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकार से विश्व के देशों में लोकतंत्र की स्थापना करेगा और शांति को एक प्रकार से प्रोत्साहन देगा, जिससे कि विश्व के सभी देश युद्ध के मार्ग को छोड़कर शांति स्थापना में अपने आप को संलग्न करें। 1945 की संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 111 अनुच्छेद और चार्टर की व्यवस्था की गई। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 को से देखा जाए तो वास्तविक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसी कारण से हम हर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनाते हैं। 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में देखा जाए तो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के अंतःकरण और आशा का केंद्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ही इसका संविधान है। इसकी चार्टर में 11 धाराएं हैं और 19 अनुच्छेद हैं। आइए अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ किन उद्देश्यों को लेकर बना था उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रथम अनुच्छेद में इसके उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक तथा मानव जाति के लिए प्रेम आदि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। संक्षेप में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न प्रमुख उद्देश्यों को देख सकते हैं। इसमें पहला उद्देश्य है सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। जो दूसरा उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ का वो था अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। जो तीसरा उद्देश्य था उसमें राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया को गति देना। चौथा उद्देश्य था कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और जो युद्ध की तरफ परिस्थितियों को ले जाने में शस्त्रीकरण का योगदान होता है उसको समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण का भी प्रयास करेगा। अंतिम उद्देश्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, जिसमें कि विकासशील देश और विकसित देश दोनों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो और दोनों देश बिना किसी भेदभावपूर्ण के अपना विकास कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में उसके सारे सिद्धांतों का समावेश किया गया है। उसमें पहला जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रत्येक देशों की समानता एवं संप्रभुता का सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा। जो दूसरा उसका चार्टर का उद्देश्य है या सिद्धांत है उसमें प्रत्येक सदस्य चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों के पालन हेतु वचनबद्ध होंगे। जो तीसरा सिद्धांत था संयुक्त राष्ट्र संघ का उसमें था कि किसी देश के आंतरिक मामलों में कोई अन्य दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो चौथा सिद्धांत था कि प्रत्येक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। जो पांचवा सिद्धांत था उसमें कहा गया था कि कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा। जो छठा सिद्धांत था कि चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले किसी देश की सहायता कोई अन्य सदस्य देश नहीं करेंगे। जो सातवां और अंतिम सिद्धांत था संयुक्त राष्ट्र संघ का कि संयुक्त राष्ट्र उन देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाध्य करेगा जो इस संगठन के सदस्य नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थापना के समय इसमें केवल
51 सदस्य थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हो चुके हैं। यद्यपि इन सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता की बात की गई है। जो प्रथम प्रकार की सदस्यता थी उसमें वे सदस्य थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि द्वितीय में चार्टर में विश्वास रखने वाले शांतिपूर्ण देशों को भी सदस्यता उपलब्ध है। ऐसे देशों को आम सभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य अवश्य हों, तब जाकर कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसमें यह बाध्यकारी है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य उस देश को सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल करने के लिए सहमत हो। तो ये तो एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कौन से सिद्धांत फॉलो किए गए थे वो हो गए। आइए हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कि वो कौन कौन से अंग हैं जिन अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग थे। वर्तमान समय में उसमें जो एक अंग है न्यास परिषद, उसकी उतनी भूमिका 1994 के बाद से नहीं है। 1994 के पहले न्यास परिषद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में, लेकिन वर्तमान समय में 1994 के बाद न्यास परिषद के कार्यों में शिथिलता आई है। वो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण भी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग में सबसे पहला अंग है महासभा। दूसरा अंग होता है सुरक्षा परिषद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत। जो तीसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, जिसको उसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इकोसॉक कहते हैं। जो 5वां संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और जो 6ठा सबसे महत्वपूर्ण संगठन है वो है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ इन्हीं 6 संगठनों के माध्यम से अपने सारे कार्य प्रणाली को संचालित करता है, और इसी के माध्यम से विश्व में शांति की स्थापना से लेकर सदस्य राष्ट्रों के बीच में एक प्रकार से बराबरी का दर्जा दिया जाना और एक प्रकार से सभी की संप्रभुता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में सर्वाधिक बृहत एवं महत्वपूर्ण अंग है। यदि किसी विश्वव्यापी मानव संसद की कल्पना की जाए तो उसका निकटतम रूप महासभा ही होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि सभी देशों में वहां की एक संसद होती है, और उस संसद का कार्य जो होता है वही सारे कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देशों के लिए करता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि इस आम सभा के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्यों को आम सभा में बैठने का अधिकार होता है, और प्रत्येक राष्ट्र को महासभा के अंतर्गत एक मत देने का भी अधिकार है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने 5 प्रतिनिधि को भेज सकता है, लेकिन उनका जो मतों का मूल्य होगा वो केवल और केवल 1 होगा। महासभा की जो बैठक होती है वो कम से कम वर्ष में 1 बार जरूर होगी। सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासचिव विशेष बैठक भी बुला सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आम सभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी भी नियम को बनाने में विश्व के अधिकांश देशों का समर्थन आवश्यक होता है, तभी जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम बना पाता है। क्योंकि इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब तक 2/3 सदस्य नहीं होंगे तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के माध्यम से किसी भी परिवर्तन को नहीं कर सकता। जबकि अगर कोई साधारण विषय हो
उस प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वालों सदस्यों के साधारण बहुमत से ही किया जाता है। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों एवं न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो ये प्रकार से देखा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य जितने भी संगठन हैं उसमें अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन में महासभा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही महासभा नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति दे सकता है। तो ये तो एक प्रकार से महासभा का कैसे गठन होता है, महासभा किन किन की नियुक्ति करता है। अब आइए देखते हैं कि महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ कौन कौन से कार्य करता है। जैसा कि हमने बोला कि महासभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से संसद के रूप में कार्य करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश की संसद उस देश के लिए उस निश्चित वर्ष के लिए आय व्यय का ब्यौरा बजट के माध्यम से रखती है, वैसे ही महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के आय व्यय का एक प्रकार से मान्यता प्रदान करती है और कितना पैसा एक वित्तीय वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्च होगा उसका आय व्यय का ब्यौरा रखती है। इसके साथ सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं एवं संगठनों की जो रिपोर्ट होती है उस पर विचार महासभा में ही किया जाता है। महासभा जो 1994 के पहले ट्रस्टीशिप काउंसिल थी उसके रिपोर्ट का निरीक्षण करती थी। महासभा को जो एक और इंपॉर्टेंट काम था वो यह था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन एवं जांच पड़ताल करवाना तथा उसके अनुसार विश्व के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना। इसके साथ जो पांचवा और अंतिम कार्य था महासभा का वो यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना जात, लिंग, भाषा व धर्म के मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना। क्योंकि विश्व के स्तर पर हम देखें तो वो रेस के आधार पे, नस्ल के आधार पे भेदभाव किए जाते हैं। तो महासभा का ये जिम्मेदारी थी कि उस जितने भी प्रकार के भेदभाव हों उनको होने से रोके वैश्विक लेवल पर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निम्न कार्यों को किया जाता है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में कार्य करती है। जो दूसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद वर्तमान समय में भी सबसे महत्वपूर्ण संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1919 में लीग ऑफ नेशंस के कट अनुभवों ने संयुक्त राष्ट्र के जो प्रणेता थे उनके दिलो दिमाग में धारणा उत्पन्न कर दी थी कि समूचे विश्व में के अंदर एक ऐसी परिस्थिति विद्यमान किया जाए कि आने वाले समय में कोई अन्य देश युद्ध जैसी परिस्थितियों में वापस फिर से न चले जाएं। और इसी कारण से सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो 5 महाशक्तियां थीं उनको इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया और तत्कालीन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 6 अस्थायी सदस्य थे। परंतु सितंबर 1965 में चार्टर में संशोधन करके अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। सदस्यों का निर्वाचन करते समय आम सभा संगठन के उद्देश्यों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के योगदान
तथा भौगोलिक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को ध्यान में रखती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा यह देखती है कि सुरक्षा परिषद में जो ये अस्थायी सदस्य हैं, इन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करते समय सभी महाद्वीपों का उचित प्रतिनिधित्व उसमें सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होती है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है, उस संविधान के अनुसार विश्व के सभी देश कार्य करें। इसका जो एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है कि पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, या विश्व के कौन से देश किन कारणों से युद्ध जैसी परिस्थितियों में जा रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किन देशों में आतंकवाद जैसी परिस्थितियों का उभार हो रहा है, उन सभी कार्यों का पर्यवेक्षण सुरक्षा परिषद करती है। सुरक्षा परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, जिनमें 5 सदस्यों की सहमति, सब जो 5 एक परमानेंट मेंबर हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। यहां पर 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद कौन कौन से कार्य करती है। अभी हम आगे इसके 6 अंगों को डिस्कस करने के बाद सुरक्षा परिषद के सामने वर्तमान समय में क्या चुनौतियां हैं, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अंतर्गत इतने सालों के बाद भी अभी भी अस्थायी सदस्यों की संख्या केवल 5 ही है, उसका विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों की हम अभी आगे जब 6 सदस्यों के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अब आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो तीसरा अंग है, जिसको हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। इस अंग की स्थापना इस अवधारणा पर आधारित थी कि जो युद्ध से तबाह हुए देशों में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता कायम की जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उससे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में उचित और प्रभावकारी कार्यवाही पर निर्भर करती है। 54 सदस्यों वाली यह परिषद एक अस्थायी संस्था है, जिसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते हैं। इसमें निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। परिषद की बैठक में 2 बार अप्रैल और जुलाई में क्रमशः न्यूयॉर्क एवं जेनेवा में होती है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा संबंधित मामलों का अध्ययन करती है। विशिष्ट अभिकरणों की गतिविधियों में समन्वय का कार्य भी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ही करती है। न्याय परिषद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व के उन पराधीन राष्ट्रों से उपनिवेशवाद की समाप्ति हेतु इस संस्था का सृजन किया गया, ताकि उन राष्ट्रों में आत्मनिर्भर के सिद्धांत के तहत जागरूकता बनाया जाए और विश्व शांति एवं सुरक्षा की भागीदारी में समाहित किया जाए। इस परिषद के अगर उद्देश्यों की हम बात करें तो इस परिषद का भी उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों की स्वशासन के क्रमिक विकास में सहायता करना और प्रत्येक के लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, और जो चौथा उद्देश्य था वो था सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना।
ये सारे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उद्देश्य थे और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 54 सदस्यीय संस्था अपने कार्यों को करती थी। जो अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही एक ऐसा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की कानूनी संस्था के रूप में 3 अप्रैल 1946 को हेग नीदरलैंड में हुई थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कानूनी विवादों का निपटारा करने के लिए एक ऐसा न्यायाधिकरण होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान सहमति के आधार पर कर सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सिर्फ कानूनी विवादों का ही निपटारा करता है, न कि राजनीतिक विवादों का। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, परंतु इनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। वर्तमान समय में भारत के दलबीर भंडारी जो कि 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा पुनः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित हुए हैं। जो 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के देशों के होते हैं। जो न्यायाधीशों का निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर होता है। न्यायालय में जब किसी मामले की सुनवाई होने वाली होती है तो दोनों संबंधित पक्षकारों को यह अधिकार होता है कि वह अपनी अपनी राष्ट्रीयता के एक न्यायाधीश की नियुक्ति सुनवाई वाली बेंच में कराते हैं। न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सहमति के आधार पर होता है, लेकिन निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अगर हम क्षेत्राधिकार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अनिवार्य क्षेत्राधिकार रखता है, स्वैच्छिक क्षेत्राधिकार रखता है और सलाहकारी क्षेत्राधिकार रखता है। इन तीनों क्षेत्राधिकार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने कार्यों को संपादित करता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला महत्वपूर्ण संगठन है वो उसका सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों सचिवालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की अनेक शाखाओं तथा संबंध संस्थाओं के विभिन्न कार्यकलापों में समन्वय तथा संतुलन स्थापित करने हेतु किया गया था। सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव के अधीन ही महासभा के नियमानुसार उनके द्वारा विश्व भर से चुनकर नियुक्त किए गए अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग होता है जिसमें उसके महासचिव होंगे और उसके सहायक कर्मचारी होते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति की जाती है। महासभा द्वारा महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है और महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। ये तो हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग और उन अंगों का कैसे गठन होता है और उन अंगों की क्या उत्तरदायित्व होते हैं उनके बारे में। अब आइए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर किस प्रकार से अपने कार्यों का निष्पादन कर रहा है। अगर हाल के दौर में इसके उदाहरणों को देखें, अगर इराक का उदाहरण यह साबित करता है कि इसकी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था राष्ट्रों के बीच भरोसा बना पाने में असफल रही है।
वर्तमान समय में अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध के समय देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के बाद भी और सुरक्षा परिषद में चूंकि रूस उसका एक परमानेंट मेंबर है, रूस के वीटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ उतने प्रभावशाली ढंग से रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी अपना कार्यों को निष्पादन नहीं कर पाए। संयुक्त राष्ट्र से यह भी अपेक्षा रहती है कि वह राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग उत्पन्न करे और इसके लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी बनाई गई। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नौ उपनिवेशवाद तथा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जैसी प्रवृत्तियां मौजूद रही हैं। राष्ट्रों के बीच आर्थिक विवाद भी मौजूद रहे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांगों के बावजूद अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ इस मांग को पूरा नहीं कर सका है। आर्थिक न्याय भी बड़े राष्ट्रों के हित से ही संबंधित रहा, चाहे वो विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक रहेगा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष हमेशा यूरोपियन नागरिक ही रहेगा। ये जो सारे प्रावधान हैं ये कहीं न कहीं विश्व राजनीति में भेदभाव को प्रोत्साहित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ इस भेदभाव को अभी भी दूर करने से बहुत ही दूर है। इस गठबंधन का खामियाजा हमेशा तृतीय विश्व के राष्ट्रों को उठाना पड़ा है। अतः आर्थिक न्याय भी विकसित राष्ट्रों को ही मिलता था, विकासशील देशों को कम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रंग भेद के विरुद्ध कई प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यद्यपि 1990-91 में रंग भेद समाप्त तो हुआ, लेकिन इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय प्रभावी नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कर यह अपेक्षा की गई थी कि यह विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएगा, किंतु इसके निर्णयों को की प्रभावकारिता न बन पाने के कारण इसे अपेक्षित भूमिका के रूप नहीं ढाला जा सका है। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अपेक्षा थी कि वह राष्ट्रों के बीच सहयोग की एक मंच साबित हो, किंतु यह सहयोग से अधिक विवादों का एक मंच बना रहा। संचार, वैज्ञानिक अनुसंधान, शरणार्थी समस्या, लिंग न्याय आदि के क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ से बेहतर कार्य की अपेक्षा की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतना सफल नहीं रहा है। तो ये सारी चुनौतियां संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष मौजूद थी। इसके साथ जो एक और सबसे बड़ी चुनौती कि विश्व की जो था वो एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा था। शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ एक विशेष राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता दिखता है। इसी कारण इस संस्था के दो महासचिव जो बुतरस घाली और कोफी अन्नान को भी विवादों का सामना करना पड़ा था। यह समझना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की सार्वभौमिक सोच का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी एक राष्ट्र की सोच का। जो एक और सबसे बड़ी चुनौती संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने उपस्थित हुआ उसकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की तलाश। चूंकि इसका कोई अपना फंड नहीं है तथा बड़े राष्ट्रों द्वारा अंशदान से ही इसका कार्य होता है। लगभग 1/4 खर्च अमेरिका द्वारा तथा 20% से अधिक जापान द्वारा उठाया जाता है। 80 के उत्तरार्ध में अमेरिका ने यह कहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं को वित्तीय राशि देने से मना कर दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे अनुसार नहीं काम कर रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्या यह आ सकती है कि यह वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अभी आगे ही बढ़ रहा है। इसके पीछे जो एक और चुनौती है वो है कि राष्ट्रों के बीच की गैर बराबरी को कम करना।
यह माना जाता है कि अस्थायी शांति के लिए राष्ट्रों के बीच बराबरी आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर निर्माण के समय पर्याप्त असमानता मौजूद थी, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह असमानता आज भी बनी हुई है। कुछ राष्ट्रों में अति उत्पादन की स्थिति है, तो कुछ दूसरे देशों में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में सामूहिकता की भावना को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ उतना सफल नहीं हो पाया है, और इस कारण से विश्व में अभी भी असमानता की स्थिति बनी हुई है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने एक और चुनौती वो डिजिटल डिवाइड को कम करना भी है। संचार क्रांति के आगमन के कारण न सिर्फ पिछले 3 दशकों में अमीरों और गरीबों में अंतर बढ़ा है, बल्कि गरीबों के लिए समानता प्राप्त करना और भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो संचार क्रांति के लाभ से वंचित हैं, उनके लिए आज प्रतिस्पर्धा की समान अवसर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जहां हम एक और अंतरिक्ष युग में जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाल मजदूरी और कुपोषण आदि की समस्या भी वर्तमान विश्व की सच्चाई है। तो ये चुनौती भी डिजिटल डिवाइड की इस समय विश्व के देशों के समक्ष उपस्थित है। जो एक और सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि वो नव पृथकतावादी आंदोलन भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समस्या है, क्योंकि इस संस्था के निर्माण के समय यह महसूस किया गया था कि पृथकतावादी दृष्टिकोण को धीरे धीरे कम कर सामूहिकता की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए सिरे से राष्ट्रीयता एवं प्रजातिवाद के आंदोलन प्रारंभ हुए। ऐसे में शीत युद्धोत्तर विश्व में सामूहिकता को स्थापित करने की सोच पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे आंदोलनों से विभाजक प्रवृत्तियां भी बढ़ती हैं। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यह चुनौती है कि वह इस विभाजन को कम करे और एकीकरण को बढ़ावा दे। जो एक और चुनौती संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उपस्थित है वह है व्यापक निशस्त्रीकरण की। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के समय से ही निरस्त्रीकरण को शांति का एक अस्थायी साधन माना जा रहा था। सभी देशों का यह विश्वास था कि अगर विश्व से शस्त्रों को कम कर दिया जाए तो इससे एक अस्थायी शांति की उपस्थिति हो सकेगी। लेकिन शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़ चलती रही एवं न सिर्फ पारंपरिक हथियार बढ़े बल्कि परमाणु हथियार भी उत्पन्न हो गए एवं अधिक से अधिक राष्ट्रों ने यह प्रयास किया कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हो जाए। भारत जैसा देश जो कि शांति एवं निशस्त्रीकरण में प्रबल रूप से विश्वास करता है, भारत ने भी परमाणु हथियारों को हासिल ही नहीं किया, बल्कि आज वर्तमान समय में भारत के पास सबसे ज्यादा हथियारों का जखीरा और भारत सबसे ज्यादा हथियारों का खरीद करने वाला देश भी बन चुका है। और ऐसे हथियार जब तक मौजूद रहेंगे विश्व में, तब तक अस्थायी शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ के समझ आतंकवाद जैसी नई समस्या इनको एक प्रकार से गंभीर रूप से चुनौती प्रदान कर रही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के हाथ में ये जिम्मेदारी का दबाव रहता है कि वो विश्व से आतंकवाद को समाप्त करें। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आतंकवाद के स्वरूप में भी बदलाव आता रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यह चुनौती है कि वह व्यापक निशस्त्रीकरण को अपनाकर विश्व शांति को अस्थायी स्वरूप दे पाए। इसके साथ साथ एक और चुनौती के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यह है कि क्षेत्रीय संगठन भी संयुक्त राष्ट्र के कार्यों को बाधित करते रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय संगठनों में क्षेत्रीय सोच मजबूत होती है एवं उस क्षेत्र
के देशों का हित उसे संचालित करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम नाटो की बात कर सकते हैं, जहां अमेरिकी प्रभुत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे में ऐसे संगठन कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को बाधित करते रहे। इराक के मसले पर जहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिकी कार्रवाई को सही नहीं माना, वहीं नाटो देश के सैनिक अमेरिका की सहायता के लिए इराक गए। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष चुनौती होती है कि इन क्षेत्रीय संगठनों के कार्यों को नियंत्रित रखें और उनके बीच में आपसी सामंजस्य भी बनाए रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगली जो चुनौती है वो है पर्यावरण, मानवाधिकार और लैंगिक न्याय जैसे सरोकारों के साथ अपने कार्यों को जोड़ना, क्योंकि वर्तमान विश्व में समस्याओं की प्रकृति बदल चुकी है। अब पहले की तरह आर्थिक विकास एवं सैन्य सुरक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय सरोकार एवं लैंगिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष यह चुनौती है कि वह इन संदर्भों में भी अपने कार्यों को बेहतर बनाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में हुआ था। इसके कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 15 है, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, जबकि अस्थायी सदस्य हर 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं और उनकी संख्या 10 है। अस्थायी सदस्य देशों को जो चुनने का उद्देश्य है वो यह होता है कि क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, और इसके अंतर्गत 5 सदस्य एशियाई देशों से या अफ्रीकी देशों से, 2 सदस्य दक्षिणी अमेरिकी देशों से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से और 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से चुने जाते हैं। ऐसा करने से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अंतर्गत एक प्रकार से क्षेत्रीय संतुलन बनाया जाता है। इसके जो भूमिका है वो बहुत ही व्यापक है और इसी कारण से ये कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद का वर्तमान में विस्तार होना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सबसे शक्तिशाली निकाय भी है, और शक्तिशाली निकाय इसलिए है कि सुरक्षा परिषद ही शांति अभियानों के लिए, सैन्य कार्रवाई के लिए सेना को दूसरे देशों में भेजता है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार भी रखता है। संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर होता है, और इस वीटो पावर के कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए मसूद अजहर को भारत ने आतंकवादी संगठन, आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी। सुरक्षा परिषद के 4 सदस्यों ने मसूद अजहर को आतंकवादी व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया था, लेकिन चाइना, जो कि पाकिस्तान से अलाइंड होकर काम करता है, तो चाइना ने इस पे वीटो पावर तत्कालीन समय में कर दिया था, जिससे कि मसूद अजहर आतंकवादी घोषित नहीं हो पाया। बाद में यद्यप चलकर चीन ने भी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया, तब जाकर मसूद अजहर वैश्विक लेवल पर एक आतंकवादी घोषित हो पाया। ऐसे ही अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी देखें तो रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया गया, तब सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्यों ने तो रूस के ऊपर प्रतिबंध लाने का प्रस्ताव लाया, लेकिन चूंकि रूस खुद अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का और रूस के पास भी वीटो पावर है, तो रूस ने इस वीटो पावर का उपयोग कर यूक्रेन युद्ध के समय
प्रतिबंधों को लागू होने नहीं दिया। जो वीटो पावर एक प्रकार से सुरक्षा परिषद के सदस्यों का होता है, वो एक प्रकार से निषेधात्मक शक्ति होती है इन राष्ट्रों की, कि सदस्य किन्हीं कामों को करने से किन्हीं देश सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्य देशों को रोक सकती हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के समय की भू राजनीतिक संरचना को देखें तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में यूरोप का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में 3 सदस्य यूरोपीय देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि यूरोपीय देशों का अगर जनसंख्या देखें तो वो कुल विश्व की जनसंख्या का केवल 5% ही रखते हैं। अफ्रीका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। यद्यपि सुरक्षा परिषद का विस्तार 1963 में किया गया था, लेकिन वह भी केवल अस्थायी सदस्यों के संबंध में ही किया गया। सुरक्षा परिषद का सुधार इसलिए भी वांछित है क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय केवल संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे और आज संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का विस्तार 193 देशों तक हो चुका है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इतने व्यापक बदलाव हो चुके हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भी सुधार होने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन अब आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी बाधाएं हैं जिसके कारण सुरक्षा परिषद में सुधार संभव नहीं हो पा रहे। अगर हम बाधाओं को देखें तो इसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए चार्टर में बदलाव करना होगा, और चार्टर में बदलाव करने के लिए अस्थायी सदस्य अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होते हैं और ना ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत होते हैं। जस्ट लाइक वर्तमान समय में केवल 5 देशों को ही पूर्ण वीटो प्राप्त है, अर्थात इसमें से किसी एक देश के द्वारा अगर किसी एक प्रस्ताव का विरोध कर दिया जाता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। G4 के अंतर्गत ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत देश आते हैं। ये चारों सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दावा तो करते हैं, लेकिन जो इनके खुद के तर्क हैं कि किन तर्कों के आधार पर वह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दावा करते हैं, उसमें आपस में ही मतभेद है। ब्राजील किसी अन्य तर्कों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो जापान कुछ भिन्न तर्कों के माध्यम से, तो भारत वहीं किसी अन्य आधार पर उसकी अस्थायी सदस्यता का डिमांड करता है। तो जो समस्या ये है कि इन चारों देशों के आपस में ही तर्क हैं वो आपस में ही टकराने लगते हैं। इसके साथ जो एक और समस्या है कि ये जो G4 के देश हैं, इनके जो पड़ोसी हैं वो एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी के रूप में मौजूद रहते हैं और वो इनकी अस्थायी सदस्यता के बनने के विरोध में होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर भारत अस्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी करता है तो पाकिस्तान तुरंत वो भी डिमांड करने लगता है कि हमको भी अस्थायी सदस्यता दी जाए। ब्राजील, जर्मनी जैसे ही अपनी डिमांड करता है, इटली उसके साथ विरोध में खड़ा हो जाता है कि हमें भी तब सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता दी जाए। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो तो खुद अपने पावर को कम होने नहीं देना चाहते हैं, और जब ये क्षेत्रीय स्तर के विवाद सामने आ जाते हैं तो उनके तर्कों को मजबूती और मिल जाती है। जो यूएनएससी के चार्टर में सुधार की प्रक्रिया में
एक और वादा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके साथ जो आर्टिकल 107 है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें इनमी क्लाज की व्यवस्था की गई और इस इनमी क्लाज में जर्मनी, इटली, जापान का जिक्र किया गया है। तो चूंकि ये पहले से ही इनमी क्लाज में शामिल हैं, तो इनको हम अस्थायी सदस्यता नहीं दे सकते। अस्थायी सदस्यता के लिए अगर भारत की दावेदारी कितनी जायज है, अगर हम उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी, तो उस समय इसका भारत संस्थापक सदस्य था। और संस्थापक सदस्य ही नहीं है, बल्कि 1945 से लेकर वर्तमान 2023 तक भारत ने बहुत ही सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मिशनों में कार्य भी किया है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का पीस कीपिंग अभियान हो में योगदान देने की बात हो, या भारत ही है जो विश्व के अन्य देशों में शांति सैनिकों को भेजने में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के ही हैं। वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और भारत वर्तमान समय में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भी बन चुका है। भारत ने अपनी उपस्थिति विश्व के अन्य देशों के समक्ष बहुत ही प्रभावकारी रूप से की है और अपने आप को एक प्रमाण उत्तरदायित्वपूर्ण देश के रूप में भी एक अपनी इमेज बनाई है। भारत वर्तमान समय में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भी विविधता के पैमाने हो, इन सभी पर भारत खरा उतरता है और इसी कारण से भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता की मांग भी वर्तमान समय में कर रहा है। और वर्तमान समय में अभी जो बिडेन के भारत दौरे के दौरान उन्होंने भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को समर्थन भी देने की बात कही है। यद्यपि हम देखें तो 4 अस्थायी सदस्य भारत को अस्थायी सदस्य बनाने पर सहमति देते हैं, लेकिन चाइना हमेशा इसका विरोध करता है, जिसकी वजह से भारत अभी तक अस्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त कर सका है। यह भी कहा जाता है कि भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता की इतनी डिमांड कर रहा है, तो उससे भारत को क्या लाभ होंगे। अगर भारत को होने वाले लाभों की चर्चा की जाए, तो जब किसी व्यक्ति को, किसी भी राष्ट्र को अस्थायी सदस्यता मिल जाती है, तो उससे वैश्विक स्तर पर उसका एक प्रकार से देखा जाए रेपो बढ़ जाता है। विश्व के अन्य देश भी उससे संबंध बनाने के लिए इच्छुक रहते हैं। जैसे भारत का रूस के साथ अच्छा संबंध था और रूस जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव जो भारत के खिलाफ बाध्यकारी प्रस्ताव लाया जाता था, तो रूस वीटो करके भारत को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता था। तो अगर भारत भी अस्थायी सदस्य हो जाएगा, तो इस कारण से भी अन्य देश भारत से अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद रहेगी कि अगर कभी मेरे ऊपर इन परिस्थितियों में भारत का ये सारे लाभ उसमें निकलकर सामने आते हैं। अस्थायी सीट जो है वो वैश्विक प्रदेश में भारत का कद भी बढ़ाएगी, चाहे वो द्विपक्षीय वार्ता में हो या क्षेत्रीय संगठनों में। इन दोनों जगहों पर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर कर सामने आएगा। अगर हम अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो चीन का प्रभुत्व भी कम होगा। तो ये सारे एक प्रकार से देखे जाएं तो भारत को होने वाले लाभ हैं, अगर भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को प्राप्त कर लेता है। अब अगर हम देखें कि सुरक्षा परिषद आने वाले भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए
क्या क्या प्रावधान कर सकता है और अपने समस्याओं को निपटने में कैसे योगदान दे सकता है। तो सबसे पहले तो इसको एक सबसे व्यवहारिक समाधान बताया जा रहा है कि इसकी जो अस्थायी सदस्यता की संख्या है वो 5 से बढ़ाकर 8 से 10 की जाए। और उसके लिए हम यह भी कह सकते हैं कि एक जैसे अफ्रीका महाद्वीप है तो ये डिसाइड कर दिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप से एक अस्थायी सदस्य रहेगा। और उसके लिए हम यह प्रावधान भी कर सकते हैं कि उस एक अस्थायी सदस्य को 10 साल के लिए हम अस्थायी सदस्य बनाएं, फिर वो अफ्रीका महाद्वीप से किसी दूसरे देश को हम 10 साल के लिए अस्थायी सदस्य बनाएं। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप से बनाएं और सभी क्षेत्रों का हम एक प्रकार से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाए। तो ये एक व्यवहारिक समाधान के रूप में भी दिया जाता है कि सुरक्षा परिषद के ऐसे हम अस्थायी सदस्यों को संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सुरक्षा परिषद विश्वसनीयता और अपनी प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। तो ये सारे चुनौतियां और ये सारे कार्य एक प्रकार से सुरक्षा परिषद के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें एक प्रकार से हमको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जानना था। अब आइए जल्दी से हम अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संगठन है उसके देख लेते हैं। और इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और WTO या विश्व व्यापार संगठन को हम देख सकते हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान समय में 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है, जिनमें से प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य की बात करें तो यह वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, दुनिया भर में गरीबी को कम करने का प्रयास करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है। एक प्रकार से इन 4 उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था। इसके जो कार्य है वो एक प्रकार से देखा जाए तो भुगतान संतुलन की समस्याओं से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहयोग प्राप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार की भरपाई करना और मुद्रा विनिमय को स्थिर करने और आर्थिक विकास के लिए ऋण वितरित करना इसका महत्वपूर्ण काम था। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मतदान जो होता है, यह देखा जाए तो जो राष्ट्र जितने प्रतिशत वो वित्तीय सहयोग करता है उतने ही प्रतिशत वो अपने मतदान की व्यवस्था को भी उसमें प्राप्त करता है। अगर हम IMF की एक प्रकार से देखें तो कुछ कारणों से आलोचना भी की जाती है कि IMF की जो संरचना है वो एक विवाद का क्षेत्र, क्योंकि इसमें यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास असंतुलित मतदान और कोटे का अधिकार है। इसमें जो ऋण प्राप्त करने हो निर्धारित मानक हैं वह बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो अंतरालपूर्ण है और ऋण प्राप्तकर्ता देश की आर्थिक एवं राजनीतिक संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। IMF देशों की विशिष्ट विशेषताओं को समझे बिना उन पर नीतियों को लागू करते हैं। तो IMF के अगर हम सुधार की बात करें तो IMF को जो विश्व के साथ असंतोष बढ़ रहा है उस असंतोष को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस असंतोष के बढ़ने के कारण ही ब्रिक्स देशों ने एक नया संगठन स्थापित कर लिया जिसे हम ब्रिक्स विकास बैंक भी कहते हैं। इसका स्थापना का उद्देश्य विश्व बैंक और IMF के प्रभाव को ही कम करना है। तो इसके एक और सुधार के रूप में यह बात की जाती है कि वर्तमान में जो कोटा प्रणाली है उसमें भी सुधार संभव है, क्योंकि कुल वोट के 85% से अधिक भाग यूरोप और अमेरिका के पास प्राप्त है। जो अगर हम IMF और विश्व बैंक की तुलना करें तो विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों
और दीर्घकालिक लोन प्रदान करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देशों को भी है। थैंक यू सो मच।